हेलो एस्पिरेंट्स। तो अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि एक बंदा है जो कि रोज 8 घंटे कंसिस्टेंटली अच्छे से पढ़ाई करता है और दूसरा बंदा है उसी तरह का जो कि 16 घंटे रोज अच्छे से कंसिस्टेंटली पढ़ाई करता है, तो दोनों में किसका नीट क्रैक होगा? तो सिंपल सी बात है, दोनों कंसिस्टेंट है तो दोनों का नीट क्रैक हो जाएगा। लेकिन नीट में मार्क्स किसके ज्यादा आएंगे, किसकी अच्छी रैंक बनेगी? तो आप में से मोस्टली भी यही कहेंगे कि जो 16 घंटे अच्छे से पढ़ता है, कंसिस्टेंट है, तो उसके ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन मेरा आंसर इसमें थोड़ा सा अलग रहेगा। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आप ये ले लो कि आपका एक फ्रेंड सर्कल होगा, ठीक है? तो आपने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा होगा जो कि घूमते हैं, पार्टी करते हैं, घूमते फिरते हैं, उतना पढ़ते नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है? और दूसरी तरफ आप हो जो कि बहुत पढ़ते हो, उससे बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, लेकिन फिर भी उसके मार्क्स आपके कंपैरिजन में हमेशा ज़्यादा रहते हैं, ठीक है? तो इसका मेन रीज़न ये होता है कि आप हार्ड वर्क करते हो। ये जो 16 घंटे वाला है, वो हार्ड वर्क करता है, लेकिन ये जो आपका फ्रेंड है या 8 घंटे वाला है, वो स्मार्ट वर्क करता है, ठीक है? तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है? एक में दिमाग का यूज़ होगा, एक में दिमाग का कम यूज़ होगा, मेहनत ज़्यादा रहेगी, ठीक है? तो इसलिए मैं कहूँगा कि स्मार्ट वर्क आप करते हो तो आपकी एफिशिएंसी हाई होती है, आउटपुट हाई होता है और टाइम कम लगता है, ठीक है? तो स्मार्ट और वर्क और हार्ड वर्क में आपको अंतर समझना होगा, ठीक है? आज मैं आपको कुछ ऐसे ही पॉइंट्स बताऊंगा, 5 पॉइंट्स बताऊंगा, जिसमें आप लोग यूजुअली हार्ड वर्क कर लेते हो जबकि आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए था, ठीक है? नीट 24 मेरा खुद का फर्स्ट अटेम्प्ट था, ठीक है? तो मुझे स्कूल मैनेज करना था, कोचिंग मैनेज करना था, सेल्फ स्टडी करनी थी, सारी चीजें, स्कूल के प्रैक्टिकल्स, एग्जाम, प्री बोर्ड, बोर्ड, ये सारे होते हैं, ठीक है? उन सारे को मैनेज करना था, उसके साथ साथ नीट को मैनेज करना था, ठीक है? तो उसमें मैंने जो स्ट्रेटजी रखी, वो जो वर्क था, तो वो थोड़ा अलग हुआ, वो उतना हार्ड वर्क नहीं बना, वो स्मार्ट वर्क बना, ठीक है? वैसे ही कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट मैं बताने वाला हूं नोट्स के बारे में। तो आप में से मोस्टली नोट्स तो बनाते ही होंगे, क्लास में बैठे नोट्स बनाने लगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बायो में आपको पूरे नोट्स बनाने हैं, अच्छे से, जो टीचर बोलते हैं वो बनाने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको पूरे नोट्स बनाने हैं। लेकिन जब बात आती है फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स की, तब आपको पूरे नोट्स नहीं बनाने कि जो जो टीचर कहता जा रहा है उतारते जा रहे हैं, उतारते जा, ऐसा नहीं होता है। आपको फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट बनाकर, कभी पॉइंट डालकर, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने होते हैं। फॉर्मूला शीट टाइप सारे फॉर्मूलाज लिखने होते हैं। इससे क्या होता है कि जब आप रिवीजन के टाइम उसे देखते हो तो आपका मन लगता है कि हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेरे काम आता है, ये अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि बायो और बाकी सब्जेक्ट जो मैंने बताए, उस सब में सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी उठ के आ सकता है। लेकिन फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको हमेशा याद रहने चाहिए। तो अपने नोट्स को ये नहीं है कि पूरा जो टीचर बोलते जाए उससे भरते जाओ, इससे तुम्हारी कॉपी भी भरेगी और तुम्हें बाद में मन भी नहीं करेगा रिवाइज करने का, ठीक है? हम सब जानते हैं कि वो कॉपी जो होते हैं लॉन्ग नोट्स वाली, वो कभी भी काम नहीं आती है। तो अपने नोट्स को थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बनाओ फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में, ताकि जब चाहो उसे रिवाइज कर सको। बायो और ये जो सब्जेक्ट्स है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इसके लिए तुम्हें अलग से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। लेकिन फिजिक्स और फिजिकल का कोशिश करो कि क्लास में ही शॉर्ट नोट्स बना लो। उतना बड़ा बड़ा नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, ये तुम लोग एक्स्ट्रा वर्क कर लेते हो, ठीक है? दूसरी चीज कि जब भी किसी को बोलो नीट के बारे में, तो पहली चीज जो उसके दिमाग में आती है वो है रटने वाला, कि नीट है तो रटना है, ठीक है? जबकि बात अगर करूं जैसे बायोलॉजी के बारे में, तो सब सोचते हैं बायो में सिर्फ सिर्फ रटना है, ठीक है? केमिस्ट्री में देख लो रिएक्शंस को रट लेते हैं, फिर देख लो इधर फिजिक्स में फॉर्मूलाज रट लेते हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि फिजिक्स में जो फॉर्मूलाज आप रटते हो ना, उसकी जगह आपको डेरिवेशन उसका समझ में आना चाहिए कि डिराइव कहाँ से हो रहा है। जब डेरिवेशन समझ आ जाएगा, जब उस पर आप प्रैक्टिस कर लोगे, फिर आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा, वो फॉर्मूला बैठ जाएगा, फिर कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? लेकिन अगर रट लोगे तो भूल जाओगे। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, तुम लोग उसे रट लेते हो, लेकिन होना क्या चाहिए था कि अगर ये अल्कोहलिक क्यूएच ऐसे कट करके अल्कीन बनाता है तो ये कैसे बनाता है? H2O अगर ऐसे रिएक्ट करता है तो कैसे रिएक्ट करता है? OH के बीच का बॉन्ड टूटा, फिर ये उस पर रिएक्ट किया, ऐसे करता है, अटैक करता है। ये सारी चीजें जब जानोगे, मैकेनिज्म जानोगे, तो सारे रिएक्शंस, अगर उस पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी आ जाता है तो भी तुम उसे इजिली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? इसी तरह से बायो में तुम लोग समझते हो रटने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन तुम मुझे कोई भी ऐसी स्ट्रीम दिखा दो, कोई भी ऐसा फील्ड जिसमें रटना ना हो, ठीक है? हर फील्ड में रटना और कॉन्सेप्ट दोनों होता है। कंसेप्चुअल वे में तुम्हें चलना ही है, लेकिन जहां पे जरूरत पड़ती है वहां पे तुम्हें रटना पड़ता है। नीट भी इसी तरह का है, तुम लोग इसे हर चीज को रटने मत लग जाया करो। फॉर्मूला देखा रट लिया, रिएक्शन देखी रट लिया, इनऑर्गेनिक देखा रट लिया, बायो देखा रट लिया, नहीं। कंसेप्चुअल वे में चलोगे ना,
तो आधी चीज तुम्हारी वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी, बाकी आधी चीज रट लो। ठीक है, दोनों को कंबाइन करके चलो, सिर्फ रटना रटना मत करो वरना हर चीज भूल जाओगे, सिलेबस वास्ट होता है, तुम्हारे दिमाग में बैठेगा नहीं। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम टेबल और स्ट्रैटेजी। सबसे पहले तो तुम लोग अपना टाइम टेबल और स्ट्रैटेजी खुद से बनाओ, सबसे पहले तो यही कहूंगा। क्योंकि यूट्यूबर जो होता है या फिर कोई भी अपना टाइम टेबल तुम्हें बताने लग रहा है 7 बजे उठो, 8 बजे ये करो वो करो, तो ये सारी चीजें बेकार होती हैं। हो सकता है तुम एक दिल्ली वाले हो जो कि रात में सोते ही ना हो सकता है तुम के बिहार वाले हो या फिर यूपी वाले हो जहां लोग प्रॉपर रात में नींद लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो वहां पे रात में उठना मुश्किल है, दिल्ली वालों के लिए रात में उठना आसान है। तो वो अपने हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से, अपनी जगह के हिसाब से तुम लोग अपना टाइम टेबल बनाते हो कि तुम्हारे लिए ज्यादा सूटेबल है। तो सबसे पहली बात, टाइम टेबल और स्ट्रेटजीज अपनी बनाओ, दूसरे की कॉपी मत करो। ठीक है, सबसे पहली बात, कोई काम नहीं आने वाला किसी दूसरे का टाइम टेबल। ठीक है, फिर आती है बात कि तुम लोग अपने टाइम टेबल और स्ट्रेटजी को इतना भी टाइट मत किया करो कि नेक्स्ट डे तुम्हें उसे चेंज करना पड़ जाए कि भाई नींद ही पूरी नहीं हुई या फिर ये सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, जितना टाइम दिया था मैंने वही नहीं हुआ। तो इतना टाइट मत करो, ना ही इतना फ्लेक्सिबल रखो कि भाई आज तो फ्री हो गया 2 घंटे रील चला रहा हूँ बैठ के, इतना भी फ्री नहीं होना है। ठीक है, ना ज्यादा फ्री हो फ्लेक्सिबल हो, ना ही ज्यादा टाइट शेड्यूल रखो। अब मुझे देखो, मैं सुबह 7 बजे उठता था, सुबह 7 बजे स्कूल जाता था, सुबह 7 से 1:30 बजे तक स्कूल मेरा, 2 बजे घर आया, 2 बजे से 3 बजे तक सो गया, फिर 3 से लेकर 7 बजे तक कोचिंग। ठीक है, तो सुबह 7 से शाम 7 तक तो मेरा कोचिंग ही ठहरा, बाकी जो टाइम निकलता है वो सेल्फ स्टडी का 8 9 10 11 12 1 या फिर कभी कभी 2, फिर 6 बजे जग जाओ, फिर 7 बजे स्कूल। तो ये क्या हुआ कि एक साइकिल बन गई थी मेरी और उसमें आराम मजा सब कुछ मिल जाता था मुझे। ये इतना टाइट भी नहीं था, ना ही इतना फ्लेक्सिबल कि मैं आराम से मोबाइल देखता बैठूं। ठीक है, तो अपने टाइम टेबल और स्ट्रेटजीज को अपनी तरह बनाओ जो कि थोड़ा टाइट हो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो। ठीक है, इतना भी नहीं कि तुम्हें अगले दिन उसे छोड़ना पड़ जाए। फोर्थ पॉइंट पर आ जाते हैं, वो है क्वेश्चंस एंड ट्रिक्स। कि तुम लोग क्या करते हो, जैसे फिजिक्स का तुम्हें एक क्वेश्चन दिखा, तुमने उसे सॉल्व किया, आंसर आ गया, आगे बढ़ गए। होना क्या चाहिए था, तुम्हें पहले तो लॉन्ग वे से सॉल्व करना कि ये फॉर्मूला लगाया वो लगाया इससे सॉल्व हो गया। अब तुम्हें देखना है कि क्या तुम्हारे किसी फ्रेंड ने, किसी टीचर ने, किसी बुक में कोई ऐसी ट्रिक लिखी थी जिससे 1 लाइन में ये आंसर आ सकता था, कुछ भी ऐसा, कुछ भी कंसेप्चुअल वे में ऐसा आ सकता था, तो वो तुम्हें ढूंढना है। ठीक है, वैसे अगर करोगे तो क्या होगा, नीट में बहुत सारे, मैंने खुद 2024 का क्वेश्चन, मैंने खुद बहुत सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर दिए थे, 1 लाइन में आंसर आया, खत्म, आगे बढ़ गया। तो टाइम की बहुत ज्यादा बचत हो जाती है, जहां दूसरे बच्चे टाइम के लिए लड़ते रहेंगे वहां तुम आराम से करके निकल जाओगे। और इसका मेन कारण होगा तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स बनाओ। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं, प्रिज्म वाला क्वेश्चन आया था 2024 के नीट में, बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था, मैं भी बहुत मुश्किल से इसे सॉल्व किया था और आ गया था मेरा आंसर। लेकिन जब एग्जाम देकर मैं बाहर आया तब मैंने देखा कि इसके जो ऑप्शंस है ना, उसमें 3 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें निकालना था, तो उसके 3 ऑप्शन में 1 से कम वैल्यू थी और एक में 1 से ज्यादा वैल्यू थी। सिंपल सी बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी 1 से कम हो ही नहीं सकता है, तो ए वाला आंसर था। तो ये मुझे एग्जाम के वक्त तो ध्यान नहीं आया, खास बात बताऊं, एग्जाम से पहले मैंने ये सॉल्व कर रखा था, ये ट्रिक मैं जानता था, लेकिन एग्जाम के वक्त मुझे ध्यान नहीं आया क्योंकि मैंने इसे ज्यादा यूज नहीं, सिर्फ एक ही बार यूज किया था। तो अपने जो शॉर्ट ट्रिक्स है ना, उसे भी कहीं एक जगह लिख लो, थोड़ा सा हर वक्त देखते रहो ताकि दिमाग में रहे। अब अगर मुझे शॉर्ट ट्रिक्स पता होते मैं उसे 1 लाइन में देखता कर लेता जैसे बाकी क्वेश्चंस की। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स बहुत फायदेमंद होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर चीज शॉर्ट में करने लग जाओ, पहले लॉन्ग देन शॉर्ट। ठीक है, लास्ट पॉइंट बता रहा हूं कि तुम लोगों में से मोस्टली क्या करते हैं, कोचिंग जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोचिंग जाते हैं या स्कूल जाते हैं, तो तुम लोगों को टाइम लगता है आने जाने में, मेट्रो का टाइम, बस का टाइम, जैसे भी जाते हो। ठीक है, ये जो टाइम मिलता है 15 मिनट, 30 मिनट, 45 या फिर 60 मिनट, जितना भी लगता है तुम्हें, इस टाइम को यूज करना सीखो। क्योंकि इस टाइम को अगर यूज कर लोगे ना तो तुम्हारे जो ब्लैंक स्पेस है ना तुम्हारी लाइफ के, वो फिल होते जाएंगे। तुम्हें क्या है कि अब 2 घंटे तुम्हें मेट्रो में सफर करना है, आना जाना मिला के, तुम उसमें गए, सॉन्ग लगाए, वापस आ गए। ठीक है, तुम्हारा तो 2 घंटा वेस्ट हो गया ना। इतने में ही अगर तुम शॉर्ट नोट्स पढ़ लेते, 15 मिनट में एक चैप्टर, 15 मिनट में एक चैप्टर, ऐसे कर करके दो दो चार, चार दूना आठ, 8 चैप्टर्स रिवाइज हो जाते हैं। अच्छा 8 नहीं, 4 चैप्टर्स रिवाइज हो, 4 नहीं 2 चैप्टर, 2 नहीं 1 चैप्टर भी अगर पर डे रिवाइज करोगे तो 30 डेज में 30 चैप्टर्स तुम्हारे रिवाइज हो जाएंगे, पूरा एक साइकिल बन जाएगा नीट का। ठीक है, और फिर 3 हफ्ते के अंदर, 3 महीने के अंदर में पूरा नीट का सिलेबस आराम से एक बार रिवीजन हो जाएगा, पूरा सिलेबस। समझ आ रही बात? तो एक एक चैप्टर अगर 2 कर लोगे, 3 कर लोगे, तब तो बहुत फायदेमंद होगा। ये जो छोटे छोटे टाइम स्पेसेस होते हैं जिसको तुम इग्नोर कर देते हो कि खा रहा हूं अब क्या पढ़ूंगा, तो खाते खाते थोड़ा सा एक लेक्चर लगा लो,
माइंड मैप का एक सीरीज लगा लो। मेट्रो में जा रहे हो, माइंड मैप का एक सीरीज लगा लो, कान में सॉन्ग के बजाय वो सुन लो, तुम्हारा एक रिवीजन तो होता रहेगा। ये सारी चीज़ें बहुत छोटी होती हैं लेकिन तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद देती हैं। जैसे जैसे तुम लोग आगे बढ़ोगे तब रियलाइजेशन होगा, लेकिन अभी से यूज करोगे तो तुम्हें ज़्यादा फायदा होगा। समझ आई बात? ये सारे 5 पॉइंट्स थे, ठीक है। इन सारे 5 पॉइंट्स को कहीं लिख लो, ध्यान में रखो, बट स्मार्ट वर्क करो, ठीक है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी करो, न कि वर्क हार्ड कर रहे हो, हमेशा पढ़ रहे हो। ये वो हमेशा पढ़ने वाले बच्चे ज़रूरी नहीं कि उनके अच्छे मार्क्स आ जाए। तुमने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पढ़ते रहते हैं लेकिन ड्रॉप लेते रहते हैं। मेन रीज़न ये होता है वो वर्क हार्ड कर रहे होते हैं, वर्क स्मार्ट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क करो। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिस्कशन हो तो कमेंट कर देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।